भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बुरी खबर गुजरात से आ रही है। वही गुजरात जिसे कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के सामने विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था। उसके बाद गुजरात से सैकड़ों नहीं हजारों भ्रष्टाचार की खबरें लगातार आती रही हैं। अभी हाल ही में गुजरात के सूरत से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द हो गया। उसके बाद 8 अन्य प्रत्याशियों ने अपने पर्चे वापस ले लिए। पता चल रहा है कि अन्य प्रत्याशियों के पर्चे वापस लेने के लिए गुजरात पुलिस से दबाव डलवाया गया है और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया। मगर यह निर्विरोध कैसे हो सकता है? जनता ने तो इसके लिए कोई सहमति दी ही नहीं है। नमस्कार, वेब मिर्ची से मैं प्रशांत। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द हो गया है। बताया जा रहा है कि वे अपने 3 प्रस्तावकों में से किसी एक को भी चुनाव अधिकारी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। इसी प्रकार उनके कवरिंग कैंडिडेट सुरेश पड़साला के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, यानी वो भी अपने किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने पेश नहीं कर पाए हैं और उनका भी पर्चा रद्द हो गया है। इसके बाद 8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन प्रत्याशियों ने अपनी मर्जी से अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। दैनिक भास्कर अखबार की खबर बताती है कि 8 में से 4 प्रत्याशी सूरत से वडोदरा एक फार्म हाउस में चले गए थे। बहुजन समाज पार्टी के प्यारेलाल भारती से संपर्क ही नहीं हो पा रहा था। उसके बाद गुजरात सरकार ने पुलिस की क्राइम ब्रांच को उनको ढूंढने का काम सौंपा और क्राइम ब्रांच ने लोकेशन के आधार पर उन्हें ढूंढ भी लिया। इसके बाद सभी प्रत्याशियों को सूरत के एक 5 स्टार होटल में लाया गया। फिर सभी प्रत्याशियों बहुजन समाज पार्टी के प्यारेलाल भारती, लोक पार्टी के सुहेल शेख, ग्लोबल रिपब्लिक पार्टी के जय शाह भाई मेवाड़ा, सरदार वल्लभ भाई पार्टी के अब्दुल हामिद खान और निर्दलीय उम्मीदवार भारत भाई प्रजापति, अजीत उमात, किशोर भाई दयानी, रमेश भाई बुराया ने पर्चे वापस ले लिए। ये सभी पर्चे नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि पर वापस करवाए गए ताकि इसके बाद कोई और नामांकन ना भरा जा सके। और इसी के साथ सूरत लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध रूप से चुन लिए जाते हैं। ये सब सुनकर आपको कैसा लग रहा है? क्या ये खबर ऐसे ही बताई जानी चाहिए थी जैसे मैंने अभी आपको बताई है और जैसे बाकी समाचार पत्र और टीवी चैनल आपको बता रहे हैं? जरा इन अखबारों और टीवी चैनल की खबरों पर ध्यान दीजिए। दैनिक भास्कर अखबार लिखता है, जीत की सूरत, कांग्रेस का पर्चा खारिज, बाकी 8 ने नामांकन वापस लिया, नतीजा भाजपा सूरत में 44 दिन पहले ही जीती। बीबीसी कहता है, सूरत लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध विजय घोषित। आज तक न्यूज चैनल बताता है कि बीजेपी की पहली जीत, सूरत सीट से बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध जीते। जनसत्ता लिखता है कि चुनाव परिणाम से पहले ही बीजेपी का खाता खुला। आपने सभी टीवी चैनल और अखबारों के हेडलाइन देख लिए हैं, सुन लिए हैं। सभी ने लगभग बीजेपी प्रत्याशी को निर्विरोध जीता हुआ मान लिया है। या इस खबर को ऐसा भी बताया जा सकता है, अब आप ध्यान दीजिएगा, चंडीगढ़ के बाद सूरत में बीजेपी ने की लोकतंत्र की हत्या। सूरत में बीजेपी की जीत नहीं, लोकतंत्र की हार। गुजरात में लोकतंत्र खत्म, पुलिस के खौफ से कांग्रेस सहित 8 प्रत्याशियों ने पर्चे लिए वापस। जनता ने नहीं, चुनाव आयोग ने खिलाया कमल। नोटा की औपचारिकता भी खत्म कर दी चुनाव आयोग ने। गुजरात में दहशत का माहौल, बीजेपी के पक्ष में सरेंडर कर रहे सभी पार्टियों के उम्मीदवार। अब आप बताइए कि इस तरह से खबर को क्यों नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है? असल में सूरत लोकसभा का यह मामला पूरा एक षड्यंत्र है। यह षड्यंत्र बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, ना ही कांग्रेस के उम्मीदवार ने कांग्रेस को सिर्फ धोखा दिया है। असल में बीजेपी सरकार के अधीन पूरी सरकारी मशीनरी, चुनाव आयोग और गोदी मीडिया ने देश के लोकतंत्र के साथ यह षड्यंत्र किया है। अभी कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने बैलेट पेपर खराब करके बीजेपी के प्रत्याशी को मेयर ही घोषित कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मेयर घोषित किया गया।
हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं रखती है। ऐसा एक बार नहीं, अनेक बार सामने आ चुका है। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि सूरत लोकसभा में जो हुआ उसे किस किस तरह से देखा जा सकता है। लगभग हर मीडिया हाउस, अखबार, टीवी चैनल ने बीजेपी प्रत्याशी को निर्विरोध जीता हुआ दिखाया है। लेकिन यह निर्विरोध कैसे हो सकता है? निर्विरोध का मतलब है कि एक प्रत्याशी का कोई विरोध ही ना करे। मगर इस केस में तो बाकी उम्मीदवारों को क्राइम ब्रांच ने ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा है और उनसे विरोध खत्म करवाया है। उम्मीदवारों का क्या क्राइम था? चलो एक बार के लिए ये मान भी लिया जाए कि कानूनी रूप से सबके पर्चे वापस हो गए हैं, चाहे वो कैसे भी हुए हों, और बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुना गया। लेकिन अभी भी बीजेपी प्रत्याशी को निर्विरोध चुना हुआ कैसे माना जा सकता है? क्योंकि मतदाताओं के पास तो अभी भी विकल्प बाकी है। भारत में मतदान के दौरान नोटा का प्रोविजन है। नोटा मतलब नन ऑफ द अबव। इसका मतलब साफ है कि मतदाता के पास ये विकल्प रहता है कि सूची में जितने भी उम्मीदवार हैं वह उनमें से किसी को पसंद नहीं करता है और वोट डाल सकता है। इससे चुनाव परिणाम पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यह तो पता चलता ही है कि कितने प्रतिशत लोग उन प्रत्याशियों को पसंद नहीं करते हैं। सूरत में लोकतंत्र की हत्या की जो साजिश रची गई है उसमें नोटा एक शानदार परिणाम दे सकता है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी डर सकता है, उसे भाजपा में शामिल करवाया जा सकता है। अन्य दलों के प्रत्याशियों को भी लालच देकर, डराकर, धमकाकर उनसे पर्चे वापस करवाए जा सकते हैं। लेकिन 10 लाख मतदाताओं को तो नहीं डराया जा सकता, उन्हें तो इस प्रकार लालच नहीं दिया जा सकता है। एक तरफ तो चुनाव एक एक वोट को कीमती बताता है। एक वोट के लिए चुनाव आयोग मतदान केंद्र की स्थापना करता है, वहां पर स्टाफ लगाता है, और यहां पर 10 लाख लोगों को वोटों से वंचित कर दिया जाता है। चुनाव आयोग की नज़र में क्या बीजेपी के लिए ही एक एक वोट कीमती है? यदि किसी भी तरह से बीजेपी का प्रत्याशी जीत जाता है तो क्या भारत के मतदाता की कोई कीमत नहीं? नोटा में यह व्यवस्था है कि यदि चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों से ज़्यादा भी नोटा को वोट मिल जाएं तो भी चुनाव रद्द नहीं होगा। जिसको नोटा के बाद सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं उसे विजयी घोषित करवा दिया जाएगा। लेकिन नोटा का असल उद्देश्य यह नहीं है। नोटा का असल उद्देश्य है कि देश का हर नागरिक मतदान में भाग ले सके, चाहे वो सभी प्रत्याशियों में से किसी को भी पसंद ना करता हो, ताकि ये पता चल सके कि देश के नागरिक देश की चुनाव प्रक्रिया और लोकतांत्रिक प्रणाली को किस हद तक पसंद कर रहे हैं या उसे नकार रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में नोटा के बाद राइट टू रिकॉल का विकल्प आता है। राइट टू रिकॉल मतलब जैसे भारत के लोग किसी प्रत्याशी को वोट देकर विधानसभा, संसद में भेजने का अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार यदि वो उसको किसी कारण से पसंद नहीं करते हैं तो चुनाव के माध्यम से ही उसे वापस लाने का अधिकार भी रखें। अभी तक भारत में राइट टू रिकॉल नहीं आया है, लेकिन कई देशों से इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है, संघर्ष चल रहा है। जितने ज़्यादा चुनावों में नोटा को वोट मिलेंगे, राइट टू रिकॉल की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। महाराष्ट्र के नगर निगम के 2018 के चुनाव में एक बार ऐसी स्थिति आ भी गई थी कि जब सभी प्रत्याशियों से ज़्यादा नोटा को वोट मिले थे और राज्य चुनाव आयोग ने यहाँ तक आशंका व्यक्त कर दी थी कि चुनाव दोबारा करवाए जाएंगे। सूरत में इन हालातों में चुनाव आयोग यदि चुनाव करवाता है तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि बीजेपी उम्मीदवार से नोटा को वोट ज़्यादा मिल जाएं, क्योंकि लोग अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं। सभी उम्मीदवारों ने उनके साथ धोखा किया है और चुनाव आयोग ने भी उनसे मतदान का अधिकार छीन लिया है। दूसरी ओर इन चुनावों में देश के हालात ये हो चुके हैं कि नागालैंड के 4 लाख लोगों ने वोट ही नहीं डाले हैं। इसके अलावा इसी गुजरात के भरूच क्षेत्र के 32 गांवों के लगभग 1 लाख लोगों ने चुनाव ना डालने का पहले ही फैसला कर दिया है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वे मतदान करवाए, और जिससे ये तस्वीर साफ हो सके कि लोगों में सभी राजनीतिक पार्टियों, उम्मीदवारों के खिलाफ किस हद तक विश्वास समाप्त हो चुका है। यही तो असली लोकतंत्र है कि हर नागरिक मतदान में अपनी राय दे सके, ऐसा हमारा मानना है। आप भी अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि गुजरात का मॉडल बता रहा है कि अब चुनाव केवल किसी पार्टी की हार जीत का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह लोकतंत्र और संविधान बचाने का संघर्ष बन चुका है। आप लोगों की राय का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।